गुजरात के वडोदरा में एनएसयू की तरफ से एक उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया और क्या था ये विरोध प्रदर्शन, क्यों किया गया है, इसके बारे में हम सीधे सीधे जानकारी लेते हैं एनएसयूआई के प्रमुख अमर वाघेला से। बीबीए के जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसके बारे में जानकारी। 13 तारीख को एमएस यूनिवर्सिटी की बीबीए फैकल्टी में एंट्रेंस एग्जाम ली गई थी। तब से एनएसयूआई आवेदन देता हुआ आया है और हमारी मांग थी कि जो भी आप अलग अलग टास्क में विद्यार्थियों की एग्जाम ले रहे हैं उसके मेरिट लिस्ट के साथ उसके मार्क्स भी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचारी इधर के जो सत्ताधीश है वो कहीं ना कहीं उनका भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। एनएसयूआई ने कोऑर्डिनेटर से डीन सर से वीसी सर तक का आवेदन दिए, लेकिन कोई भी उचित जवाब हमें अभी तक मिला नहीं था। आज रोज एनएसयूआई आया था और नकली नोटों के साथ उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी मांग ये है कि जो भी इधर पहला जो टास्क बीबीए में हुआ है उसके मार्क साथ में डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी फेल हुआ है या तो पास हुआ है उसको अधिकार है कि वो अपने मार्क्स को जान सके। यानी यूनिवर्सिटी के जो बीबीए के कोऑर्डिनेटर है, यहाँ के जो सत्ताधीश है, वो कहीं ना कहीं अपना भ्रष्टाचार छुपाने की बात कर रहे हैं। वही चीज को रोकने के लिए आज एनएसयूआई नकली नोटों के साथ आया था और उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया है कि आपको अगर पैसे से मतलब है, आपको भ्रष्टाचार से मतलब है तो एनएसयूआई आपको देगी, लेकिन जो भी विद्यार्थी है जो एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। आज वो हिसाब से आकर एनएसयूआई ने इधर आवेदन पत्र देकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको सामने से कोई जवाब मिला है, कोई भी रिस्पॉन्स मिला है इस रिगार्ड? वाइस चांसलर श्री भी इधर हाजिर थे। उन्होंने बाहेधरी दी है कि 7 बजे तक इसका जो भी उचित निराकरण होगा हम विद्यार्थियों के समक्ष लाएंगे और आपके फेवर में जो भी आंसर लेना होगा वो हम प्रयास करेंगे। इस तरह के वाकये बार बार होते रहते हैं, कभी एंट्रेंस एग्जाम में डिले, कभी रिजल्ट में डिले, और इस पर बार बार लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। इस माहौल के बारे में क्या कहें? 2000 बच्चों ने बीबीए में एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे, उसमें से 600 लोगों को पसंद किया गया है और कौन से बेस पे किया गया था वो किसी को मालूम नहीं है। पिछला जो साल था वहाँ पे भी एनएसयूआई ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन यहाँ के जो प्रोफेसर है, यहाँ के जो सत्ताधीश है, उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे कर हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की थी। आज भी वही हुआ था, आज भी पुलिस प्रशासन को आगे किया था, लेकिन ये एनएसयूआई है, जहाँ भी विद्यार्थियों के लिए लड़ना हुआ, जहाँ भी विद्यार्थियों के प्रश्न हुए, वहाँ एनएसयूआई विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहेगा। भले वो पुलिस प्रशासन को आगे करे या खुद आगे हो जाए, एनएसयूआई लड़त देकर और विद्यार्थियों की आवाज़ उठाता रहेगा। छात्रों के भविष्य के साथ में हमेशा इस तरह का खिलवाड़ हम कह सकते हैं कि होता रहता है, जहां पर छात्रों को खुद आवाज उठानी पड़ती है। ऐसे में आज एनएसयूआई ने फिर एक बार आवाज उठाई है, क्या कहेंगे? जैसे कि वडोदरा शहर के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर देखने जाए तो एमएस यूनिवर्सिटी का नाम इतना है कि यहाँ पे छात्रा एडमिशन लेना उनकी ख्वाहिश होती है। तो और एमएस यूनिवर्सिटी के सत्ताधीश कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। इसी आवाज़ को लेके एडमिशन प्रक्रिया जब भी एमएस यूनिवर्सिटी में चालू होती है तब एनएसयूआई विद्यार्थियों के छात्र के साथ खड़े रहता है और इस प्रश्न का हल लाने के लिए प्रशासन से लड़ता रहता है। साथ ही साथ आज जो विरोध हुआ है, अगर 7 बजे तक के अल्टीमेट टाइम के अंदर इसका अनुचित उत्तर हमें नहीं मिला तो कल फिर से एनएसयूआई मैदान में आएगा और सारे वडोदरा वासियों के छात्रों को न्याय दिला के रहेगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स का क्या परमानेंट सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो गुजरात के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो सरकार के द्वारा बनाने में आई है, तो वो गवर्नमेंट सीट कॉलेजेस के अंदर सीट का कोटा बढ़ाना चाहिए। जैसे आप देखोगे एमएस यूनिवर्सिटी में बीबीए फैकल्टी में लेना एडमिशन हर किसी छात्र की ख्वाहिश होती है, तो बीबीए में 200 सीट के अंदर कितने छात्र एडमिशन ले पाएंगे? 2,000 5,000 छात्र यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देते, 600 रुपए यूनिवर्सिटी फीस उनसे चार्ज करती है। तो आप सीट बढ़ाइए ना, आप क्यों प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन देना चाहते हो? आपके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर है छात्रों को बिठाने के लिए तो फिर आप सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? ये तो सीधा सीधा कहीं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नफा पहुंचाने का काम कर रहे हो। सभी के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट करते हैं? जिस तरह हर साल बीबीए के एडमिशन के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में 2 से 4 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सीट होती है तो 240। अभी 2-4 हज़ार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 240 सीट कितनी होती है? कहीं ना कहीं ये जो है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ये सत्ताधीश कर रहे हैं। बताना चाहूँगा कि एमएस यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। सत्ताधीशों को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सीट बढ़ाओगे तो यहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे। महाराजा ने जो है ये यूनिवर्सिटी जो है बड़ौदा के बच्चों को बाहर जाके पढ़ना ना पड़े, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना जाना पड़े, इसके लिए बनाई थी, ना कि वो बच्चे यहाँ पे 240 सीट रखो और वो बच्चे प्राइवेट में जाके लाख 1.5 लाख रुपए फीस भर के पढ़े। तो कहीं ना कहीं ये सत्ताधीश जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसे खा रहे ऐसा लग रहा है और कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा में जारी विश्वामित्री शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट की गृह मंत्री हर्ष संघवी ने समीक्षा की। वडोदरा को बाढ़ से बचाने के लिए विश्वामित्री शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गुजरात सरकार की सहायता से शुरू किया गया है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए देने का सरकार ने ऐलान किया था। 100 दिनों का यह प्रोजेक्ट पिछले कई दिनों से वडोदरा में चल रहा है, जिसकी समीक्षा करने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी वडोदरा आए। यहाँ उन्होंने विश्वामित्री प्रोजेक्ट का समा में निरीक्षण किया और उसके बाद 45 दिनों में 50% कार्यवाही पूरी होने की बात कही। समा में प्रोजेक्ट के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर और वीएमसी के पदाधिकारी के साथ हर्ष संघवी ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक के बाद महत्वपूर्ण जानकारियां वडोदरा शहर के लोगों के साथ साझा की हैं। जिला वहीवटी तंत्र, वडोदरा महानगरपालिका, वडोदरा शहर અને જિલ્લાના સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, આ તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સ જોડે આજે વિશ્વામિત્રી રિવાઇવલ પ્રોજેક્ટના પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન સર્વપ્રથમ તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાને સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે, કારણ કે ઝડપથી અને ધાર્યા કરતાં બી સારી સ્પીડે આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચાલી રહી છે। સાથે સાથે મહાનગરપાલિકાના વિસ્તાર સિવાયના જે 25 કિલોમીટરનો વિસ્તાર ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, તેમાં બી વરસાદ પહેલાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટેની સંપૂર્ણ તૈયારીઓ ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બી 32% કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને કલાકો વધારીને આવનારા 15 દિવસમાં ટાર્ગેટથી બી ઝડપથી અને ટાર્ગેટથી પહેલાં આ કામગીરી પૂર્ણ કઈ રીતે થાય તે માટેનો પ્લાનિંગ ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બી કરવામાં આવ્યો છે। ભાઈ 45 દિવસ થયા છે અને દરરોજ 1% કામગીરીનું જે ટાર્ગેટ હતો એનાથી આજે આગળ ચાલી રહ્યા છે। સૌ પદાધિકારીઓ, સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, વહીવટી તંત્ર બધા સાથે મળીને વડોદરાના નાગરિકોના હિતમાં રાત દિવસ વિશ્વામિત્રી રિવાઇવલ પ્રોજેક્ટ પર કામગીરી કરી રહ્યા છે અને મને 100% વિશ્વાસ છે કે ટીમ વડોદરા આમાં ખૂબ મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરશે। ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બીજા ચેકડેમ જે હયાત છે તેને રિપેરિંગનું કામ, કાસને બીજું પ્રી મોન્સૂન કામગીરી મહાનગરપાલિકાની, આ બધા જ વિષયો પર આજે પ્રેઝન્ટેશન બી થયું છે અને સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સાથે સાથે સૌ અધિકારીઓ જોડે ચર્ચા કરવામાં આવી છે। મને વિશ્વાસ છે કે આ વર્ષે ખૂબ ઝડપથી પ્રી મોન્સૂનથી લઈને વિશ્વામિત્રી રિવાઇવલ પ્રોજેક્ટ આ બધા જ કામો આપણે વરસાદ પહેલાં પૂર્ણ કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકશે। भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकी हमले के बाद बढ़ रहे तनाव के चलते भारत ने पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के निर्देश दिए हैं, जिस पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए निर्णय पे सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो निर्णय को जल्द से जल्द लागू किया जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने सभी जिला इकाइयों पे जिला पुलिस को ये सूचना दी है। केंद्र सरकार के ये निर्णय को जल्द से जल्द नीचे तक पहुंचाए और पाकिस्तानी अलग अलग जो हमारी पॉलिसी के माध्यम से जो वीज़ा प्राप्त किए हैं
उन्हें समय सीमा से पहले भारत से वापस पाकिस्तान लौटाने की व्यवस्था की जाए। ख़ास तौर पे उन्हें वापस भेज लेने के लिए सभी एसपीज़ को ये सूचना दे ली गई है और ये सूचना का पालन आज ही मतलब कि समय जो सीमा तय की है उससे पहले कर लिया जाएगा। देखिए, सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं है और सुरक्षा को लेके जो ख़ास तौर पे इंतज़ाम है वो स्टेट पुलिस की जो जिम्मेदारियां है वो सभी प्रकार की कामगिरियां एकदम विजिलेंट होके स्टेट पुलिस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर कर रही है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, Vadodara वासना भाईली रोड Regenta Fairlark का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement.
Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800 233 6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill.
Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वामित्री नदी का निरीक्षण किया। इस मौके पर कांग्रेस नगर सेवक अमीरावत ने एक ओपन लेटर जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वामित्री नदी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ रोकथाम से जुड़े कार्यों की समीक्षा की और दावा किया कि आगामी 100 दिनों में देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। गृह मंत्री के इस दौरे और बयान पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष नेत्री अमीरावत ने एक ओपन लेटर जारी कर तीखे सवाल खड़े किए हैं। आज माननीय गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी वडोदरा में आए थे, विश्वामित्री प्रोजेक्ट का रिव्यू किया और उन्होंने प्रेस को ब्रीफ करते हुए ये कहा कि अब आने वाले कई सालों तक बड़ौदा वासियों को फ्लड से परेशानी नहीं होगी। रिकॉर्ड टाइम में भारत में कहीं नहीं हुआ उस तरह से 100 दिन में हमने विश्वामित्री का काम एग्जीक्यूट किया है, इनिशिएट करके एग्जीक्यूट किया है और अभी 50% वर्क हो गया है। तो आज एक ओपन लेटर के थ्रू मैं हर्ष संघवी जी से पूछना चाहती हूँ कि जब ये फ्लड्स आए थे तब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक कमिटी का गठन किया था, नवलावाला कमेटी। वो कमेटी ने 3300 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था। उसमें जो प्रोजेक्ट्स प्रपोज थे वो 10 साल के नेक्स्ट 10 इयर्स में होने वाले थे और अगर वो सारे प्रपोजल होते हैं 10 साल में 3300 करोड़ के प्रोजेक्ट तो 40% फ्लड में रिडक्शन होगा। ये कमेटी का रिपोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे। इसमें से एक काम था रिवर का रीसेक्शनिंग, ड्रेजिंग और उसका जो काम अभी हो रहा है। तो ये सिर्फ एक काम करने से, वो भी आधा अधूरा, सिर्फ वडोदरा के 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में करने से क्या फ्लड मिटिगेट हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम में जहां ढाढर रिवर है, जिसका पट छोटा है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, अगर वहां काम नहीं होता है तो ये काम का क्या मतलब? काला घोड़ा ब्रिज है, उससे बड़ा सेक्शन अपस्ट्रीम में कर रहे हो, ब्रिज नैरो है, वहां से जो पानी जाता था पहले उतना ही जाने वाला है, तो फिर ये वाइडनिंग करने का मतलब क्या रहता है? इससे वडोदरा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन का ईयर है, पिछले साल 70% शहर डूबा था, ये एक आई वॉश है। दूसरी, उन्होंने ये बात भी रीइटरेट की कि जब फ्लड आया था तो सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री बड़ौदा में आके 1200 करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था फ्लड मिटिगेशन के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूं कि फॉर्मल लेटर ये 1200 करोड़ का वडोदरा में कब आएगा, इसको आप भेजिए, क्योंकि ये 1200 करोड़ ना स्टेट के बजट में दिख रहा है ना वडोदरा के बजट में दिख रहा है। तो ये सिर्फ हवा में बातें हैं, ये हमें लग रहा है, क्योंकि जब गेंडा सर्कल का ब्रिज अनाउंस किया था तब तो 230 करोड़ का बजट में प्रोविजन करके अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद भी सिर्फ 76 करोड़ वडोदरा को दिया था, बाकी पैसा टैक्स पेयर्स के जेब से गया है। अगर ये हर्ष संघवी जी इतने कॉन्फिडेंट है कि फ्लड्स नहीं आएगा तो कॉर्पोरेशन बोट्स क्यों खरीद रही है? कॉर्पोरेशन हर वार्ड में 2-2 ट्रैक्टर क्यों खरीद रही है? फ्लोट के लिए तरापा क्यों खरीद रही है? 200 लोग को 4 महीने के लिए स्विमर्स को एम्प्लॉय क्यों किया जा रहा है? इफ दे आर सो कॉन्फिडेंट कि आने वाले कई सालों तक फ्लड नहीं आएगा तो ये सब काम क्यों हो रहा है? कॉर्पोरेशन में यह प्रपोजल नवलावाला कमेटी का रिपोर्ट हमारी बहुत डिमांड के बाद जनरल बोर्ड में डिस्कशन के लिए आया था। शहर की जो व्यथा है, जो फ्लड से लोग पीड़ित है, शहर के बेनिफिट में हमने इसका अपोज नहीं किया। बीएमसी में ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इसको सबने अनुमोदन करके इसको पास किया एक साथ। तब हमें यह बताया गया था कि यह प्रपोजल है, हर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और फिजिबिलिटी स्टडी होगी। तब भी जब भुखी को रीरूट करने की बात हुई थी, हम चारों काउंसिलर्स वार्ड 1 के
हमने एक सुर में कहा था कि भूखी का ओरिजिनल जो सेक्शन है उसको खोलिए, रिवर रीरूट नहीं होगी, इससे हमारे एरिया में पानी भरेगा। तब भी हमने इसका अपोज किया था, तब भी हमें आश्वस्त किया गया था कि हम इसका स्टडी करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। पर कल माननीय धारा सभ्य श्री केयूर रोकड़िया ने हमारे वार्ड में आके एक मीटिंग की, सारे सोसाइटी को प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज को बुला के उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सही है, पर लोगों ने इसका विरोध किया। पहलगाम हमले पर देश भर में विरोध जारी है। हर कोई सरकार से न्याय की मांग कर रहा है। ऐसे में युवा सरकार से क्या चाहते हैं, इस पर युवाओं ने जानकारी दी। इस वक्त हम सभी जानते हैं कि देश में शोक का माहौल है। शोक, दुख और आक्रोश, देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। देश भर में लोग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, इस हमले से बहुत दुखी हैं, बहुत आक्रोशित हैं और सभी का गुस्सा अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है। कहीं पर पाकिस्तान का झंडा घसीटकर फाड़ा जा रहा है तो कहीं पर बहुत ही गुस्से के साथ में जल्द से जल्द पाकिस्तान को खत्म करने की बातें उठाई जा रही है। हर किसी का गुस्सा अपने अपने तरह से निकाला जा रहा है। इस तरह बड़ोदरा में भी NSUI द्वारा ये गुस्सा निकाला गया है, ये आक्रोश व्यक्त किया गया है। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर NSUI के सभी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जहाँ पर निर्दोष पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसे में आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो भी पहलगाम में जो बनाव हुआ है 22 अप्रैल को, वो खूब दुखदमय है और इसकी हम निंदा करते हैं। बार बार जो कश्मीर में छुपे हुए आतंकवादी है वो इस प्रकार की हरकतें हिंदुस्तान पर करते रहते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी सरकार कौन सी प्रकार का उन लोगों पे एक्शन उठा रही है, क्योंकि अब देश में एक माहौल बदल चुका है। विपक्ष साथ है, अन्य दल भी साथ है, युवा साथ है। अब सरकार पे यह बात है कि किस हिसाब से आतंकवाद को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है, क्योंकि यही घटना जब भूतकाल में हुई थी, जब देश की जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो इधर की महिला वड़ा प्रधान थी, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब यही हिसाब से पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। फिर से वही चीज आ गई है। सरकार पे बात है कि कब इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कब हमारा बदला ले रही है। जो 27 लोग निर्दोष मारे गए, पूरा हिंदुस्तान उसका जवाब मांग रहा है। इस बार बहुत ही चालाकी के साथ में पाकिस्तान ने एक बाजी फेंक दी है, जहां पर 27 से 28 लोगों की मौत हुई है और इस मुद्दे को आतंकी हमले से ज्यादा धर्म का विवाद बनाने की कोशिश की गई है, ताकि नस्लों में जो डिवाइड एंड रूल का पहले से ये चलन चलता आया है वो फिर से चले और अंदर ही अंदर हिंदुस्तानी एक दूसरे से लड़ मर जाएं। तो इस पर आप क्या कहें? पहले तो बात करते हैं कि भारत के मुसलमान को आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक धर्म के विवाद पे तोड़ना चाहती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक भारत देश का मुसलमान इंसान हूँ और मैं भारत देश से इतनी मोहब्बत करता हूँ, जैसे कि हम सारे कौम के लोग, जब भी भारत देश की आज़ादी की बात आई थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर भारत देश को आज़ादी दिलाई थी। तो भारत देश ये सभी धर्म का देश है। यहाँ पे किसी को अपने धर्म के बारे में, अपने भारत देश के नागरिक होने के बारे में किसी भी सरकार को अनुचित जवाब देने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भारत देश के अंदर धर्म को दूर रख के भारत देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसकी बात करनी चाहिए। जैसे कि पहलगाम का अटैक, ये इतना बड़े अटैक है कि पाकिस्तान जैसा छोटा देश जो भारत देश को अवारनवार जो धमकी देता जाता है और ये 28 लोगों का पर कहीं ना कहीं बंदूकों से 20 मिनट तक गोलीबार हुई, तो वहां पे भारत देश की जो एजेंसियां थी, सैनिक थे, वो कहाँ थे? भारत देश के पास इतनी सुरक्षा की बातें जब प्रधानमंत्री की ओर से की जाती है, अमित शाह जी की ओर से की जाती है, तो उस दिन ये सुरक्षा कहाँ थी? हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आतंकवाद से ज्यादा धर्म की बात करने में आ रही है। जब भी भारतीय जनता पार्टी भारत देश के अंदर बंटवारा करना चाहती है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को झगड़ाती है। इस हमले को चाहे हम जो भी रूप दें, ये बहुत ही दुखद हमला रहा है। ऐसे में अब जब पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ होकर ये बात कह रहे हैं कि हम देश का पहले सोचेंगे, और जैसा हमने कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार कुछ होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का स्टंट, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए? जिस तरह दर्दनाक हादसा हुआ है कि आतंकवादियों ने 28 निर्दोष लोगों की हत्या की है, जान ली है, कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आतंकवादियों को पकड़े जल्द से जल्द और जाहिर में लाके
पब्लिकली लाके उन्हें गोली मारे और उन्हें ऐसी मौत दे कि आगे से कोई इंडिया या अपना हमारे भारत देश की तरफ कोई आंख उठा के देखे नहीं। और ऐसे निर्दोष लोगों की जान कैसे कोई ले सकता है? कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद है उनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जो कोई किसी को कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि किसी की हत्या करे, किसी की जीव हत्या करे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द उन्हें पकड़े, ढूंढे और उन्हें जाहिर में पब्लिकली लाके गोली मार दे। सरकार की हमने बातें कर ली कि हम सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है हमारी, उन्हें भी एक संदेश पहुंचाना जरूरी है। तो आप लोगों की तरफ से, आप तीनों को ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी जो युवा हैं, उन्हें किस दिशा में ज्यादा सोचना चाहिए जिससे हम इस देश को और भी मजबूत कर सकें? जी, पहली बात तो ये है कि जो युवा है वो देश का भविष्य है और देश को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ है। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो अभी हुआ, जितने भी लोगों की मौत हुई, वो मौत को छोड़कर लोग जो है धर्म के नाम पे लड़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम जो है युवा है वो सरकार के साथ अब बिल्कुल कि आप पाकिस्तान में घुसो और उनको मारो और पूरा बदला लो। हम हमारी इंडियन आर्मी के साथ, हमारे सैनिकों के साथ है। ये जितना आपको उन्होंने जितने मारो उससे 2 गुना ज्यादा बदला लो। अब हम सरकार के साथ है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी युवा आपको हमारे वीएनएम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं? जी, मेरा तो एक ही कहना है, जैसे कि भूतकाल में भी हमले हुए हैं भारत में कई जगह पे, जैसे कि पुलवामा है, उरी है। उरी में सरकार ने घर में घुस के मारा था, वैसे ही पुलवामा में एयर स्ट्राइक करके घर में घुस के मारा था। वैसे ही पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें भी सरकार घर में घुस के मारे और उनसे ज़्यादा हमारा बदला है वो ले, वही अपेक्षा है हमें सरकार से और वही करना चाहिए। जब इस तरह के हमले होते हैं, इससे पहले भी देश में कई सारी चीजें देखी गई है जो धर्म और जाति के विवाद पर बट गई है। जैसा हमने कहा कि ये विवाद धर्म का नहीं है, और ये एक खबर हमने सुनी थी जहां पर ये कहा जाता है कि अब इस देश को बॉम्ब से नहीं मारा जा सकता, इसकी नस्ल में नफरत भरी जा सकती है। ऐसे में युवा बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाता है धर्म के विवाद को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर। तो खासकर सोशल मीडिया और जो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर आप युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आज वीएनएम के माध्यम से आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे देश का मुद्दा है, देश का विवाद है, ये देश के लोगों की बात है। तो देश के लोगों की बात होती है तब कोई धर्म जाति कोई नहीं देखा जाता, सिर्फ देश की बात होती है। अब अपोजिशन पार्टी, सरकार और युवा और पूरा देश यही चाह रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो फिर देना ही चाहिए। क्यों हम अभी तक रुके हुए हैं, क्यों अभी तक जवाब नहीं दिया गया, क्यों ये सवाल कर रहा है आज देश का युवा। तो इस चीज़ पे बात करने से कुछ नहीं होगा, अब काम ही करना पड़ेगा। अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, घर में घुस के मारना पड़े तो मारना पड़ेगा, पर देश के युवाओं को धर्म जाति के नाम पे बंटवारा मत कीजिए। जो काम करना है वो हमें करना ही है। और हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों हम लोग एक साथ रहते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में खाना खाते हैं। ये देश पूरा धर्मों से नहीं बना, सभी हिंदुस्तानियों के खून से बना है, ऐसा कहने में आता है आज। तो फिर आज धर्म के नाम पे क्यों राजनीति कर रहे हो आप लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। आप लोगों को जो हो सके वो सभी जो निर्दोष मर गए हैं उनके परिवारजनों को जो हो सके वो सब कुछ सेवाएं देनी चाहिए। क्यों देश ये नहीं कर रहा है और सवाल कर रहा है धर्म पे नाम पे? ये चीज नहीं होनी चाहिए। गुजरात के वडोदरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए एआईसीसी महासचिव और वडोदरा शहर संगठन प्रभारी हरीश चौधरी, जीपीसीसी प्रभारी और विधायक अमृत ठाकुर, उपाध्यक्ष बिमल शाह, पूर्व अहमदाबाद शहर अध्यक्ष पंकज शाह और पूर्व पंचमहल जिला अध्यक्ष अजित सिंह भट्टी सहित वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सर्जन का यह वर्ष तय किया है। उस संदर्भ में गुजरात में संगठन के निर्माण को प्राथमिकता से लिया गया। संगठन सर्जन के अंतर्गत पूरे गुजरात में और वडोदरा में भी हम 5 सदस्यीय लोगों का एक समूह बनाया गया है और गुजरात में हम लोगों ने गुजरात के प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संवाद किया। आपके माध्यम से मैं वडोदरा के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए
योग्य मानता है वो हम लोगों के सामने अपनी बात, अपना दावेदारी रख सकता है। 8 तारीख को हम लोग अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे, उससे पहले कोई भी व्यक्ति हम लोगों को अपनी बात रख सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि भविष्य के अंदर संगठन में जिला कांग्रेस कमेटी को के माध्यम से उसके पहले तो सशक्तिकरण किया जाएगा और उसके माध्यम से तमाम निर्णय के अंदर उसकी भूमिका रहेगी। उम्मीदवार के संदर्भ में भी जो कांग्रेस पार्टी का प्रक्रिया रहती है, जो जहां उम्मीदवार तय होते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति, उसमें भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को शामिल करने का कांग्रेस पार्टी CWC ने निर्णय लिया है। भविष्य में एक मजबूत कांग्रेस का संगठन बड़ौदा शहर में उसका निर्माण होगा और मजबूत कांग्रेस के संगठन के माध्यम से वडोदरा की तमाम जो समस्या है उसके संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी और उनसे जुड़े हुए पदाधिकारी वडोदरा के लिए मजबूती से काम करेंगे। यही मैं आपके माध्यम से वडोदरा शहर के तमाम नागरिकों को विश्वास दिलाता हूँ।